दोस्तों नमस्कार। राहुल अमूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो नॉवेल हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉवेल है। एक अच्छी खासी पॉपुलर नॉवेल है जिसे लिखा है 20th सेंचुरी के ग्रेट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ग्रैहम ग्रीनी इन्होंने। वैसे तो नेट के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहली बात, इसे समझने से पहले, नॉवेल की समरी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड आखिर में क्या था, क्योंकि जो नॉवेल का बैकग्राउंड है वो काफ़ी इसकी समरी पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम जान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि जो नॉवेल है, एक्चुअली जो नॉवेल का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रैहम ग्रीनी जो थे खुद, उन्होंने 1941 में जो यूनाइटेड किंगडम की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी होते हैं ना, वो जैसे आईबी हमारा है वैसा, तो वो ज्वाइन कर ली थी और वो उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो ऐसा काम करते करते उन्होंने एक ऐसे शख्स को ऑब्जर्व किया जिसका नाम था गार्बो। वो एक स्पेनिश एजेंट था गार्बो। तो वो उसी के किरदार पर ये जो नॉवेल है वो लिखी गई। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बैकग्राउंड काफ़ी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है सेटिंग का। तो हम इसकी सेटिंग अच्छी तरह से समझ लेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो नॉवेल की सेटिंग है, नॉवेल सेट की गई है हेवाना नाम के एक प्लेस में। ये जो हेवाना प्लेस है ये क्यूबा कंट्री में आता है। और एक बात बता दूं, ये जो क्यूबा कंट्री है ना, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक छोटा वाला आइलैंड है। ओके। दूसरी बात बता दूं, ये जो नॉवेल का जो दौर था वो था 1940 से लेकर 1944 के बीच में, जब क्यूबा के प्रेसिडेंट फुलगेंसियो बटिस्टा हुआ करते थे। और एक्चुअल जो नॉवेल पब्लिश की गई है वो है 24 अक्टूबर 1958 में वो पब्लिश की गई है। और इस नॉवेल में और एक बात देखने को मिलती है कि उस दौर में जो अमेरिका और रशिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरीज थी या एक कोल्ड वार था, उसकी झलक देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं नॉवेल की कैरेक्टर्स की ओर। तो देखा जाए दोस्तों, इस नॉवेल में कुल मिलाकर 8 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है टोटल। तो हम इसे शॉर्टकट में इसकी पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है नॉवेल का प्रोटोगोनिस्ट, वो है जेम्स वर्मोल्ड। ये नॉवेल का कैरेक्टर है, ये जो मेन कैरेक्टर है और प्रोटोगोनिस्ट है, ये एक वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन का काम करता है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है मिली, जो कि जेम्स की डॉटर है। तीसरा कैरेक्टर है हॉथॉर्न। ये ये वो शख्स है जो जेम्स को नौकरी देता है। चौथा कैरेक्टर है डॉक्टर हैसल बेचर। अब ये हैसल बेचर है या जो भी आप प्रोनाउंस कर लीजिए, तो वो जेम्स का दोस्त होता है। पांचवा कैरेक्टर है बिट्राइस सेवन। ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो जेम्स की सेक्रेटरी दिखाई गई है इस नॉवेल में। छठा कैरेक्टर है रॉल। एक फिक्शनल तरह का कैरेक्टर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सातवां कैरेक्टर है कार्टर। ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आठवां कैरेक्टर है कैप्टन सेगोरा। ओके। तो अब ये तो सिर्फ कैरेक्टर्स की पहचान की गई। अब समरी में इसे अच्छी तरह से समझ लेते ताकि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नॉवेल की शुरुआत होती है एक लोकल बार से। अब आप विजुअलाइज करो, रात के तकरीबन 9-10 बज चुके होंगे। एक लोकल बार में जेम्स बैठा हुआ है और तभी अचानक उसकी मुलाकात हॉथन से होती है। और ये जो हॉथन है वो शख्स है जो उसे खुफिया एजेंसी में जॉब करने की सलाह देता है या नौकरी ऑफर करता है। तो पहले तो जेम्स सोचता है कि नौकरी करूँ या ना करूँ, लेकिन बाद में वो खुद को मना लेता है, क्योंकि
बात ऐसी होती है कि जेम्स की जो बेटी होती है 16 साल की मिली, उसको पालना, उसका मतलब सब देखना, मतलब उसका एजुकेशन वगैरह, इसके लिए वो हावी बरताता है, क्योंकि वो एक मतलब वैक्यूम क्लीनर का सेल्समैन होता है, तो उससे कुछ आमदनी बनती नहीं। तो ये वो जॉब की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और जॉब करने काम पे लग जाता है। मगर अब वो काम तो करता है, मगर ये कुछ फ़नी किस्म का आदमी है। ये जो काम करते रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता है। तो मैं आपको ठीक तरह से बता दूँ, ये जब जॉब जॉइन करता है, तो उसे कोड नेम दिया जाता है। तो ये कोड नेम होता है 59200/5, एक प्रकार का कोड नेम होता है, वो उसे दिया जाता है। और इनकी जो अथॉरिटी होती है, उसका नाम होता है MI6, जो लंदन में बसी हुई होती है। वो एजेंसी ब्रिटिश की, मतलब वो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज की। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, मतलब अब उसे जॉब मिल गया, अब वो जॉब भी करने लगा। और ये जो जॉब करता है, ये सिर्फ उसके दोस्त को, यानी कि डॉक्टर हैसल बीचर को, जो उसका दोस्त होता है हैसल बीचर, उसको पता होता है। उसके अलावा किसी को पता नहीं होता। या यहाँ तक कि उसकी बेटी, मतलब जो मिली है, मिली, वो भी इस बात से अनजान होती है। अब देखो, जैसे जैसे पैसा मिलता गया, ये जो जेम्स है, जेम्स वॉर्मल, वो लालची होता गया, क्योंकि वो जैसे जैसे पैसा मिलने लगा, उसकी मतलब लालच और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी। अब तो वो मतलब झूठी झूठी रिपोर्ट तैयार करके पैसे मतलब निकालने लगा। तो एक बार तो उसने एक झूठी रिपोर्ट कर ली। एक किस्सा बताता हूँ उसका। तो किस्सा एक ऐसा है, एक दिन वो मतलब एक झूठी रिपोर्ट तैयार कर लेता है। वो कहता है कि मैंने एक कम्युनिस्ट मिलिट्री बेस को खोज निकाला है और मेरे पास उसके कई सारे सबूत हैं, इकट्ठा है। तो वो जो नकली जो सबूत है, मतलब फेक, वो ऐसे धुंधले धुंधले से सबूत वो MI6 को भेज देता है। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ये रिपोर्ट वो ऊपर भेज देता है, तो MI6 मतलब जो खुफिया एजेंसी है, वो सावधान हो जाती है। मतलब वो इस बात को, उसकी इस बात को काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं। और वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टीम बना लेते हैं। और वो टीम, स्पेशल टीम, किसकी मदद के लिए भेज देते हैं? जेम्स के लिए, जेम्स वॉर्मोल की। मतलब फिर उस टीम की जो लीडर होती है, अब ये नया कैरेक्टर है, इसे ध्यान में रखें। जो स्पेशल टीम होते हैं, उसकी टीम लीडर होती है बिट्राइस 7। क्या कहा? बिट्राइस 7। तो उसका भी एक कोड वर्ड होता है सी नाम से। तो उसकी जो टीम है, जेम्स की मदद के लिए वो आ जाती है। मगर बात ऐसी है कि जो बिट्राइस है, वो काफ़ी चालाक होती है। वो मतलब होशियार होती है। मतलब वो अच्छा कहते हैं ना, वेल ट्रेंड होती है, मतलब होशियार भी होती है। लेकिन जब वो मतलब जेम्स से बातचीत करती है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास असल में एजेंट है, कॉन्टैक्ट्स है, तो वो उसे किसी बात से मतलब इस सब्जेक्ट से उसका ध्यान हटा देता है। और आगे भी ऐसी झूठ मूठ की बातें करते रहता है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। अब एक दिन ऐसा होता है कि जेम्स एक और फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट कर लेता है, किसी न्यूज़पेपर में से उठा लेता है, और उसका नाम होता है रॉल, RAUL, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब क्या होता है, उसकी हो जाती है एक सड़क हादसे में मौत। यहाँ तक तो सिलसिला ठीक होता है, मगर जेम्स क्या करता है, जितने भी सारे फिक्शनल कैरेक्टर वो इन्वेंट कर लेता है, वो अगर रियल लाइफ में कोई उस नाम का बंदा हो, तो उसे मार दिया जाता है किसी अननोन अथॉरिटी से या दुश्मन से। तो ऐसा करते करते कई बेगुनाहों की जान चली जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब जेम्स कुछ ना कुछ गलत तो करता है। मतलब अब इस बात का उसे अंदाजा हो जाता है कि भाई मैंने कुछ तो गलत किया है, मतलब मेरी वजह से कई बेगुनाहों की जान जा चुके हैं। अब वो
इस बात से यू टर्न ले लेता है, मतलब कि जैसे अब मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। तभी अचानक उसे ऊपर से, मतलब जो अथॉरिटी है ना, MI6, ऊपर से उसे एक चेतावनी दे देती है कि तेरे जान को खतरा है, मतलब जेम्स की जान को खतरा है। और उसे ये बात उसका दोस्त जो होता है ना, डॉक्टर हेजल बीचर, वो भी कह देता है। फिर भी उनके मना करने के बावजूद भी वो आगे बढ़ता है। मतलब एक बिजनेस डिनर नाम से एक इवेंट होती है, वो वहाँ पर वो जाता है। मतलब वो डॉक्टर हेसल बिचर और जेम्स वो डिनर पे जाते हैं दोनों। और उसे इस बात का पता होता है कि उसे उस डिनर में, मतलब किसी मील में पॉइजन देके उसे मार दिया जाने वाला है, इस बात का उसे पता होता है। तो लिहाजा मतलब वो खाना खाता ही नहीं। अब बात आती है, तभी उसी मेज पर, मतलब उसी टेबल पर एक आदमी बैठा होता है जेम्स के सामने। उसका नाम होता है कार्टर। अब इसका नाम ध्यान रखो, मतलब इसका नाम याद रखो, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो दोस्तों, कार्टर क्या करता है, एक वाइन का गिलास जेम्स को थमा देता है। तो जेम्स उस गिलास को नॉक कर कर एक सामने बैठे हुए, मतलब वेटर का जो कुत्ता होता है उसे दे देता है। वो कुत्ता वो वाइन पी लेता है और वो तुरंत मर जाता है। इसके बाद कार्टर को ये खबर हो जाती है कि अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका है। क्योंकि वो जेम्स को मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उससे गलती हो गई। तो वो क्या करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और उस चपेट में, मतलब डॉक्टर हैसल बीचर यानी कि जेम्स के दोस्त, उनकी मौत हो जाती है और वहाँ से कार्टर भाग जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़े। अब कहानी में और एक कैरेक्टर जुड़ जाता है हमारे साथ। तो अगला जो कैरेक्टर है वो है एक लोकल पुलिसमैन, कैप्टन सेगुरा। अब ये वो शख्स है जो जेम्स की बेटी को यानी कि मिली को काफ़ी पसंद करता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जेम्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इस कैप्टन सेगुरा के पास जितने भी सारे खुफिया स्पाई है, एजेंट, उनकी लिस्ट है, उनकी जानकारी। तो जेम्स क्या करता है, कैप्टन को अपने घर एक ड्रिंक गेम जो होता है ना, वो खेलने को इनवाइट करता है। और कैप्टन साहब आ जाते हैं और कैप्टन को खूब सारी शराब पिलाकर उसे सुला देता है। जब कैप्टन सो जाता है तो जेम्स क्या करता है, उस कैप्टन की गन छीन लेता है, मतलब पिस्तौल निकाल लेता है। और साथ ही साथ अपने पास जो माइक्रोडॉट कैमरा है उससे, मतलब वो जो लिस्ट में जो इंफॉर्मेशन है, मतलब उनकी फ़ोटोज़ खींच लेता है। मगर अफ़सोस इस बात का होता है कि जितने भी सारी फ़ोटोज़ जेम्स ने खींची होती हैं वो सब खाली होती हैं और वो वैसे ही खाली तस्वीरें बिना देखे ऊपर भेज देता है MI6 को। बाद में उनका जवाब आता है कि ये सब खाली हैं। तो वो थोड़ा और निराश हो जाता है जेम्स, क्योंकि उसके हाथ से कुछ भी काम ढंग का होता नहीं। अब बात आती है बदले की। अब जेम्स को पता होता है कि, मतलब जेम्स कार्टर से बदला लेने वाला होता है, क्योंकि बिना वजह डॉक्टर की मौत हो जाती है। तो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए जेम्स कार्टर को, मतलब बहला फुसलाकर कार्टर को एक जगह बुला लेता है और उसी जगह उन दोनों में, मतलब हाथापाई हो जाती है। और उसी में, मतलब जेम्स कार्टर को शूट कर देता है, मार देता है। अब हम आने वाले हैं कहानी की एंडिंग पर। अब ये आखिरी पड़ाव है कहानी का। तो नॉवेल की एंडिंग में ऐसा है कि जेम्स वॉर्मोल्ड बीट्राइस के पास जाते हैं और उसे प्रपोज करते हैं, मतलब कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। तो पहले वो एक बात क्लियर कर देती है कि आप तुरंत जाओ और MI6, मतलब जो अथॉरिटी है, उनको अपनी सच्चाई बता दो कि आपने अब तक जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन भेजी है वो सारी फर्जी है, झूठी है, गलत है। तो जेम्स बीट्राइस की बात को मान लेता है, मतलब, और वो कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि शायद अब उसे जेल भी होने वाली होगी, उसका मतलब आगे का सफ़र अब कठिन है। तो वो इस सोच में डूबा रहता है। मगर
हैरानी करने वाली बात यह होती है कि ऊपर से जेम्स की प्रमोशन का ऑर्डर आता है और उसे एक नई पोस्ट दी जाती है लंदन में। उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, तो इसी साथ बीट्रेस को भी प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन उसे जकार्ता भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है। फिर इस बात से वो काफ़ी खुश होता है जेम्स, क्योंकि अब उसे अच्छी खासी पैसे वाली नौकरी भी मिल जाती है और जिस पैसों से, मतलब उस सैलरी से, वो अपनी बच्ची की अच्छी खासी पढ़ाई कर सकता है, उसकी हर सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। तो जो भी वो उल्टा करता है, जो भी वो बुरा करता है, जेम्स के साथ अच्छा होता है, मतलब उसका कभी बुरा होता ही नहीं। तो बाद में जेम्स और बीट्रेस आपस में मिल लेते हैं और बीट्रेस भी शादी के लिए राजी हो जाती है, वो भी राजी हो जाती है। फिर जेम्स अपनी सारी सच्चाई अपनी बेटी को बता देता है। तो अब मिली भी तैयार हो जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब जो भी पिता ने बताया सच्चाई, मतलब वो मान लेती है और अपने पापा की और मतलब बीट्राइस की शादी को भी वो हाँ हाँ कर देती है। और फिर इस प्रकार मतलब वो सारे लंदन में मिलकर रहते हैं और एक स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी की गई कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए